इम्पॉर्टेंट है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से, क्योंकि उसमें सारे लगभग नहीं करके तो 14-15 हमने उस दिन राइट्स पढ़े थे, जो सब कुछ उसमें है कि राइट टू लाइफ है, फिर राइट टू हैव एजुकेशन है, फिर राइट टू हैव एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें 21 में है। तो जब पहले क्या हुआ था कि आर्टिकल 359 में पावर था प्रेसिडेंट के पास कि ये आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी। अगर देश में इमरजेंसी है, वॉर सिचुएशन है, तब आप जो 21 आर्टिकल है उसको आप सस्पेंड कर सकते हो फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। पहले ये बात थी, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ भी वॉयलेट हो गई कि इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप जो आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लिव ऑल्सो। आर्टिकल 21 टॉक अबाउट राइट टू फ्रीली मूव हेयर एंड देयर ऑल्सो। सम केसेस में कोविड सिचुएशन में भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि पीपल वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ दिस थिंग। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात अलग है। अदरवाइज जो 44th अमेंडमेंट आया उसके बाद से ये डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चाहे इमरजेंसी भी होगी तो भी लोगों को राइट टू लिव, जो आर्टिकल 21 जो सारे राइट्स दे रहा है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू हैव एजुकेशन, राइट टू हैव गुड एनवायरनमेंट, तो ये बेसिक चीज़ें तो उनको मिलनी ही है। तो ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती है इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कंडीशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें अगर गवर्नमेंट को इन अ गुड फेथ करनी पड़ रही है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है 44th अमेंडमेंट के हिसाब से कि दे कैन डू दैट। अब राइट टू लाइफ का जो 21 आर्टिकल बताता है कि राइट टू लाइफ है, तो पहले क्या था कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई, ये दोनों राइट्स प्रिवेल कर रहे थे। लोग बोल रहे हैं कि अगर राइट टू लिव है तो उसको एब्सटेन करना भी राइट होना चाहिए, कि राइट टू डाई भी मेरा राइट है। लेकिन एक केस था ज्ञान कौर का। ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे, ऐसे दो राइट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते हैं। कोई भी दो राइट एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग वाले नहीं हो सकते हैं। अगर पहला राइट ये बोलता है कि राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ को वॉयलेट नहीं कर सकता, उस राइट को कोई भी वेव नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली अगर हम राइट टू डाई का ऑप्शन देंगे तो उसमें राइट टू डाई का ऑप्शन दे देंगे तो राइट टू लाइफ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। इसीलिए रिसेंट केस में, रिसेंट मतलब इतना रिसेंट नहीं है, जो पहला राठी मैन का केस था जिसमें राइट टू डाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मतलब राइट टू डाई चल सकता था ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन में, वो भी हम केस लॉ पढ़ेंगे तो तब उसको डिटेल में समझेंगे। बट उसके बाद जो ज्ञान कौर का केस आया उसमें कोर्ट ने यही बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट को, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21, उसको कोई भी वेव नहीं कर सकता है। मतलब राइट टू डाई जो है, राइट टू डेथ जो है, वो किसी भी इंडिविजुअल के पास नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्पीच की। आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफेम कर सकते हो किसी को। आप बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हो। तो ओरिजिनली आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 7 राइट्स। द फंडामेंटल राइट वॉज टू अक्वायर, possess and maintain property. Article 19 of Indian Constitution state that the Indian citizen has 6 freedoms. Indian citizen के पास 6 मेन फ्रीडम है। पहला, right to speech and expression. According to Article 19(1)(a), every Indian citizen has a right to freedom of speech and expression. Because of this, citizen has liberty to express one's freely belief, opinions and views orally, in writing, through the graphical mode or any other with reasonable restrictions. तो
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होंगे। राइट टू फ्रीडम, जो भी फ्रीडम है हमारे पास, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है तो दैट विल बी, आप ओरली बोलो, राइटिंग में बोलो, कोई ग्राफिकल मोड में बोलो, कोई कार्टून बना के बोलो, कुछ भी अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होंगे। इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, जो न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस है, उसके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस इसीलिए है बिकॉज राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आम लोगों को हक है इन्फॉर्मेशन मिलने का, इसीलिए प्रेस के पास फ्रीडम है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। And as per Supreme Court, the freedom of speech and expression includes the following: right to propagate views, freedom of press, freedom of commercial advertisement, मतलब प्रेस में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। तो ये जो है राइट्स अगेंस्ट, ये प्राइवेसी में आ जाता है, राइट टू प्राइवेसी। अगर कोई आपके ये एक केस हुआ था जिसमें टेलीफोन टैपिंग केस भी बोलते हैं उसको, तो उसमें एक कंपनी जो है उसका टेलीफोन जो है वो टेप कर रही थी, मतलब उसकी कन्वर्सेशंस जो है वो टैपिंग हो रही थी। तो ये भी है, उसके बाद ये डिसीजन आया कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर कोई भी आपके फ़ोन को टैप नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। कोई ऐसा कुछ फ्रॉड है जहाँ पे पब्लिक को खतरा है, सोसाइटी को कुछ डेंजर है, कोई टेररिज्म एक्टिविटी है, कोई वेजरिंग एक्टिविटी है, कोई वॉर रिलेटेड सिचुएशंस है, तो वो भी टैपिंग का जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास है। वो कोई आम इंडिविजुअल किसी के भी फ़ोन जो है वो टैप नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। सो ये जो है राइट टू प्राइवेसी, तो उसको राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोन कन्वर्जेशन भी है। राइट टू टेलीकास्ट, आप टेलीकास्ट कर सकते हो कुछ भी, तो वो भी राइट है। किसी को टेलीकास्ट करना है अपना चैनल पे, एफएम पे, रेडियो पे कुछ टेलीकास्ट करना है, टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो दे कैन हैव द, एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू टेलीकास्ट। राइट अगेंस्ट बंद बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो आपका हक है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद रखा है, कुछ किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद रखा है कहीं, तो आपका राइट है कि उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको आरटीआई बोलते हैं, फिर आरटीई जो राइट टू एजुकेशन। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो 6 मेन राइट्स हैं, जो मेन फ्रीडम है। राइट टू एंड फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है कि आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं बुलवा सकता कि नहीं इसके बारे में बुरा या अच्छा बोलो, यू कैन रिमेन साइलेंट। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रीडम व्हाट वी आर गेटिंग is as a right from our constitution. Right to conduct demonstration and picketing, आप डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करो, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल, ये भी हमने देखा था कि सब लोग साथ में मिलके असेंबल हो सकते हैं, और कोई भी सोशल कुछ इवेंट करना है, पॉलिटिकल इवेंट करना है, किसी को रिलीजियस इवेंट करना है, कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, अगर पीसफुली आप कर रहे हो, विदाउट एनी झगड़ा, किसी को हार्म पहुंचाए बिना, विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी ट्रेसपासिंग, विदाउट एनी न्यूसेंस टू योर नेबरिंग पीपल, एंड यू आर डूइंग इट विद अ परमिशन, तो आप किसी भी तरह का प्रोसेशन निकाल सकते हो, कोई सब लोग असेंबल होके कोई मीटिंग कर सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो, तो वो भी राइट है। हाउएवर देयर इज जस्ट अ रेस्ट्रिक्शन दैट द असेंबली मस्ट नॉट बी इलीगल, बट आपकी ये असेंबली जो आपका ग्रुप है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आप लोग सब मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी किसी के खिलाफ नहीं कर सकते, आप लोग सब मिलके कोई चोरी की प्लानिंग नहीं कर सकते, तो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए असेंबली जो है वो अलाउड नहीं है। बट ऑब्वियस सच अ केस वुड फॉल अंडर अनलॉफुल असेंबली, जो कि 141 ऑफ आईपीसी में आता है। बट अभी तो आईपीसी नहीं है, अब तो बीएनएस है, तो बीएनएस के कौन से सेक्शन में आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो द स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट सच एक्टिविटीज़ अंडर सेक्शन 129 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल जो सीआरपीसी है उसकी जगह भी जो है वो भी चेंज हो गया है, तो वो जो भी सेक्शन होगा, बट इन शॉर्ट ये है कि ये जो है वो अनलॉफुल असेंबली में कंसिडर होगा। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी हमने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल
एक साथ आके किसी अच्छे रीज़न के लिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, फॉर अ म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर ईच अदर, सबके बेनिफिट के लिए किसी तरह का यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोई एसोसिएशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं इफ़ दे हैव सच कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, और वो अगर उस कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं जो उस पर्टिकुलर एक्ट में दिया होगा। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो कंडीशन है, या फिर ट्रेड यूनियन जो कंडीशन है, या कोई एसोसिएशन है उसकी जो कंडीशंस है वो अगर फुलफ़िल हो रही है तो आप उसको फॉर्म कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी हमने देखा था कि वन कैन गो टू एनी प्लेस, पीपल कैन स्टे एट एनी प्लेस, और जाके रह सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हो जो आपको चाहिए, लेकिन कोई भी ये जो 6 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। कोई भी आपको ये जो सारे राइट्स की बात की है उसमें कभी भी स्टेट को जो स्टेट प्रोटेक्ट, मतलब स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो रेस्ट्रिक्टेड है। ये सारे जो भी फ्रीडम मिल रहे हैं आर्टिकल 19 में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के होना चाहिए कि स्टेट की सिक्योरिटी तो हार्म नहीं हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस तो हार्म नहीं हो रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो रहा है, कोर्ट का इंसल्ट तो नहीं हो रहा है, कोर्ट ने कुछ बोला है उसके विरुद्ध तो काम नहीं हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, डिसेंसी एंड मॉरलिटी से हो रहा है कि नहीं, किसी का डिफेमेशन तो नहीं हो रहा है, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को सपोर्ट करने के चक्कर में तो वो फ्रीडम को यूज़ नहीं किया जा रहा है, और इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म तो नहीं पहुंच रहा है। फिर आर्टिकल 20 बात करता है राइट टू फ्रीडम की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, तो वो है डबल जियोपार्डी, मतलब 2 बार उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं बैठेगी। तो as per Article 20 of Indian Constitution, the person enjoys the right to freedom concerning conviction for offences, but he cannot convict of same offence more than once. एक ही offence के लिए बार बार उसे सज़ा नहीं होगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन और प्रोहिबिशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इफ अ पर्सन commits an act that has declared as a crime offense later, this means the legislation for criminal acts cannot be applied retrospectively. अगर कोई चीज़ बाद में क्राइम बन रही है, पहले वो चीज़ क्राइम की कैटेगरी में नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में उसको रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले से, रेट्रो मतलब पहले का, तो रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इफ़ेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा था कि अगर पहले कार अगर ड्राइविंग की एज 18 थी और अभी 20 हो गई है, तो उसने जितने साल एज 18 ईयर में गाड़ी चलाई, तो उसके लिए उसको अभी सज़ा नहीं हो सकती, रिट्रोस्पेक्टिव सज़ा नहीं हो सकती, वो प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब वो अभी से एप्लीकेबल है। उसके पहले जो चीज़ क्राइम ही नहीं थी, जो चीज़ गलत ही नहीं थी, तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा। तो दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेशन फॉर क्रिमिनल एक्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो क्रिमिनल एक्ट हो, ये तो चलो हमने नॉर्मल ड्राइविंग की बात की, बट कोई अगर ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो बाद में कंसिडर हो रहा है कि इसके लिए ये सज़ा होनी चाहिए, तो फिर वैसे केसेस में भी रेट्रोस्पेक्टिवली सज़ा नहीं मिलेगी। हाउएवर दिस प्रोटेक्शन इज़ नॉट अप्लाइड टू ऑल क्राइम्स, सारे क्राइम्स के लिए ये वैलिड नहीं है। ऑल्सो एज पर दिस आर्टिकल द क्रिमिनल कैन नॉट बी पनिश्ड हार्डर देन द सेड लॉ ऑफ कमिटेड ऑफेंस। तो उसके ऑफेंस में, उसके ऑफेंस से रिलेटेड जो भी लॉ बोल रहा है, उससे ज़्यादा सीवियरली उसको पनिशमेंट नहीं होगी, मतलब जैसा लॉ बोल रहा है उतनी ही उसको पनिशमेंट होगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ incrimination. As per this article, the Indian Constitution give the right to accused person, he must not be compelled to bear a witness against himself. तो अगर वो अपने लिए कोई विटनेस नहीं लेके आ रहा है, तो वो खुद के लिए ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर सकता है, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21 में आता है। ये जो मेनका गांधी का केस था, उसमें ये हुआ था कि उसका पासपोर्ट जो है वो सीज कर लिया था, तो उसने बोला कि मेरा जो पर्सनल लिबर्टी है वो छीना जा रहा है, और मेरा जो राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 21 वो वॉयलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही बात है,
सबको हक है राइट टू लिबर्टी का। तो उसके बाद ये जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, जो भी आप बोलिए इसे, राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 21 में आता है, तो उसके हिसाब से ये जो आर्टिकल 21 है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है, 3 फैक्टर्स हैं उसके। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम का हक है। एक है वो जो रीज़न है वो जस्ट होना चाहिए, मतलब जस्टिस होना चाहिए, फेयर। दूसरा है वो फेयर रीज़न होना चाहिए, और तीसरा ये है कि वो रीज़नेबल होना चाहिए। तीनों ही चीज़ें सेम ही बोल रही है, बट लॉ अगर उसे अलग अलग बोल रहा है तो लॉ में कोई भी अगर वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वो बहुत सोच समझ के यूज़ होते हैं। कहीं पे अगर उनको व्हीकल लिखना होगा तो वो व्हीकल ही लिखेंगे, तो व्हीकल में तो बाईसाइकिल भी आ जाएगी। अगर उनको मोटर व्हीकल लिखना होगा तो वो मोटर व्हीकल ही लिखेंगे, तब उसमें घोड़ा गाड़ी और साइकिल नहीं आएगी। तो लॉ में अगर वर्ड्स को अलग अलग यूज़ किया गया है, आर्टिकल 21 अगर ये बोल रहा है राइट टू फ्रीडम, जो मेनका गांधी का केस था कि उनका जो पासपोर्ट है वो सीज़ किया गया, तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि ये 3 पैरामीटर्स से पर्सनल लिबर्टी डिसाइड होगी। पहला पैरामीटर है इट शुड बी जस्ट, सेकंड है इट शुड बी फेयर, और थर्ड है इट शुड बी रीज़नेबल। देखने में हमको ये तीनों चीज़ें सेम लगती है, बट जितना हम डीप जाएंगे लॉ में तब हमें पता चलेगा कि ये तीनों चीज़ें में स्लाइट एकदम बोल सकते हैं कि न्यूएंसेस जो हैं इसके वो थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से ही उस प्रोसीजर में जैसा लिखा हुआ है उस हिसाब से कोई भी पर्सन को उसके लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उससे उसकी लाइफ जीने का हक नहीं छीना जा सकता, उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती, एक्सेप्ट अगर लॉ बोल रहा है। तो लॉ कब बोलेगा? जब वो चीज़ फेयर होगी, जस्ट होगी और रीजनेबल होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल राइट, नो पर्सन वेदर इंडियन और फॉरेनर शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। दिस आर्टिकल हैज़ अ ब्रॉड स्कोप and has undergone many changes concerning its meaning. The term personal liberty scope changed after the Supreme Court adopted a broader connotation following the मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस के बाद इस केस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडर अप्रोच, जो ब्रॉडर कनोटेशन दिया कि जो सही बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगा कि सही बात है, ये जो पर्सनल लिबर्टी है वो मिलनी चाहिए। इट डज नॉट इम्प्लाई अ प्योरली एनिमल नेचर और लाइफ ऑफ स्ट्रगल। तो एकदम एनिमल नेचर का जो ये है और लाइफ ऑफ स्ट्रगल वैसा नहीं देना है, कभी भी कोर्ट वैसी लाइफ नहीं दे सकती किसी को। इट हैज़ अ मच ब्रॉडर स्कोप दैट इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन डिग्निटी। तो डिग्निटी से भी रहना, ऐसा नहीं है सिर्फ राइट टू फ्रीडम है तो बस हाँ तुमको जीने तो दिया जा रहा है। तो हक है किसी भी इंसान को कि वन कैन लिव इन डिग्निटी, राइट टू लिव अ लाइवलीहुड, मतलब अपनी खुद की लाइवलीहुड के लिए वो जिए, जो भी उसको काम करना है वो करे। द राइट टू हेल्थ, अगर उसे प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी मेडिकेशंस होनी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ का राइट है। एंड राइट टू क्लीन एयर अमंग अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें भी आर्टिकल 21 में आई आफ्टर दिस मेनका गांधी केस। नाउ according to Article 21A, the state is responsible for providing compulsory and free education to all children between 6 to 14 years. This article was introduced into Indian Constitution in 2002 by 86th Amendment. तो अंडरस्टूड है 21A में तो एजुकेशन भी ऐड हो गया 21 में। 21 राइट टू फ्रीडम की बात करता है, बहुत सारे राइट्स की बात करता है, उसके साथ साथ 21A में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में भी 1, 2 और 3 तीन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन एंड पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर्स ओनली इन सम इंस्टेंसेस। कुछ ही इंस्टेंसेस में आपको आर्टिकल 22 ये राइट देता है कि आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेंशन में नहीं रख सकता, पोस्ट अरेस्ट
के प्रोसीजर, अरेस्ट होने के बाद भी आपके साथ कोई ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकता, तो ये जो राइट है वो आर्टिकल 22 में आते हैं। आर्टिकल 22(1) बात करता है द अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, किसी भी इंसान को क्यों अरेस्ट किया गया है, उसका रीज़न उसको जानने का हक है। आर्टिकल 22(2) ये बात करता है वन हैज़ अ राइट टू गो टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो उसके पास हक है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर उसका अरेस्ट हुआ है तो उसको वहीं बिठा के नहीं रख सकते, उसका हक है कि उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में लेके जाया जाए। स्टेट दैट एन individual cannot be kept in custody for a period determined by judicial magistrate। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको कितने टाइम की कस्टडी में रखना है। However, this does not apply in the cases of enemy aliens and to those who are arrested under preventive detention laws। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अगेंस्ट अगर उसके हिसाब से किसी का अरेस्ट हुआ है तो उनके लिए ये सब सहूलत नहीं है। तो ये क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट एनी ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं है, ऐसे ही किसी को डिटेन करके रखा है, प्रिवेंटिव बेसिस पे डिटेंशन करके रखा है। नेम इटसेल्फ सेज कि प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से डिटेंशन करके रखा है, कोई ट्रायल नहीं, उसके पे कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स से उसको डिटेन करके रखा है। तो उन पे ये सारे केस उन पे ये जो 3 कंडीशंस है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। तो ये प्रियम्बल भी बोलता है, ये जो हमारा प्रियम्बल है, दीज राइट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एज पर प्रियम्बल। इट ऑल्सो सीक्स टू रिमूव द आइडियोलॉजी ऑफ इनइक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स सो दैट एवरीवन स्पेंड्स अ डिग्निफाइड लाइफ। हर किसी को डिग्निफाइड लाइफ मिले, इनइक्वालिटी ना हो, प्रियम्बल यही बोलता है। प्रियम्बल के जो भी वर्ड्स हैं वो यही बोलते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो। इसीलिए राइट टू फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको RTI हम बोलते हैं, तो आर्टिकल 19(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन was given a special status. As per Article 19, every Indian citizen enjoys the right to freedom of speech and expression. Additionally, any individual can know how the government work and its role. तो सबके पास हक है जानने का कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, अगर रोड बन रहे हैं तो कितना खर्चा हुआ है, अगर टोल भर रहे हैं तो कितना टोल कलेक्ट हो चुका है, अगर हम टैक्सेस भर रहे हैं तो उस टैक्सेस का पैसा कहाँ जा रहा है, सबके पास सब जानने का हक है। However, it is up to state if it want to restrict the freedom of speech or not for the maintenance of state's security, sovereignty and integrity। लेकिन ये स्टेट के ऊपर है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ें होगी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती है कि कितना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है देश के पास, कि कितना न्यूक्लियर पावर है देश के पास। तो बहुत सारी चीज़ें देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सोवरेनिटी को, अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई चीज़ ताकि ऑफेंस ना हो, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस ना हो, मतलब किसी ऑफेंस के लिए सपोर्ट ना हो जाए वो डेटा बता देना, या फिर डिफेमेशन ना हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर स्टेट चाहे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो विथहोल्ड कर सकती है, वो डिक्लेयर ना करे। ऐसा अगर ये देश के हित में है, देश की सिक्योरिटी के हित में है, या देश के सोवरेनिटी के हित में है, देश के डिफेमेशन से रिलेटेड है कि देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से जो है वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऐसा डेटा विथहोल्ड कर सकती है। आर्टिकल 21 एंड 21A राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जो हमने अभी देखा। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ his life or personal liberty except according to a procedure, ये हमने अभी जस्ट देखा। फिर बाद में आर्टिकल 21 जो है is a fundamental right and is included in part 3 of Indian Constitution. This right is available to all citizens as well as non-citizens alike।
तो सबके लिए है ये फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम। भले ही फॉरेनर भी इधर आएगा तो उसको भी यही राइट है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब द राइट एज अ हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो 21 है ये फंडामेंटल राइट्स का हार्ट है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस भगवती, Article 21 embodies a constitutional value of supreme importance in a democracy society। अगर डेमोक्रेसी सोसाइटी की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के पास सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है, सुप्रीम इम्पोर्टेंस है। आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स, एक तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आपकी खुद की पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम है, आपको जीने का हक है, राइट टू लाइफ। ये दोनों मेन राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 सिक्योर करता है। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो वो हमने अभी देखा कि 44 अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि इवन इमरजेंसी में भी आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बट के जबकि पहले जब 44 अमेंडमेंट आया उसके पहले आर्टिकल 359 के पास पावर था कि 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता था इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल। बट 44th अमेंडमेंट आने के बाद 21 जो है आर्टिकल वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ 21, इसमें जो मेनका गांधी का केस था जो पासपोर्ट विथहेल्ड किया गया था, तो उस केस के बाद ये जो इट गारंटीज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ मिले, डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। ना सिर्फ जीने का हक हो, ना सिर्फ अच्छे से सिर्फ जीने का हक नहीं हो, अच्छे से जीने का हक है, सम्मान से जीने का हक है, डिग्निफाइड लाइफ का हक है। तो इसके हिसाब से सम ऑफ द राइट्स दैट आर करंटली इंक्लूडेड, अब ये है कि आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली ऐड होती गई है। पहले शायद डिग्निफाइड लाइफ नहीं था, पहले शायद सिर्फ राइट टू लाइफ था, लेकिन डिग्निफाइड लाइफ ऐड किया गया बिकॉज दैट वाज नीड ऑफ एन आवर, कि ज़रूरी है। उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो बाद में ऐड हुई हैं आर्टिकल 21 में सिचुएशन को देखते हुए अमेंडमेंट किए गए हैं। तो एज ऑफ नाउ ये सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड हुई है, इसीलिए ही आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राइट टू लिव, लिव तो है ही बट विथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ। राइट टू डिसेंट एंड राइट टू हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट including pollution free water and air and protection against hazardous industry। तो सबके पास हक है कि hazardous industry से against protection हो, chemicals जो pollution कर रहे हैं, water, air, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उससे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का, डिसेंट एक एनवायरनमेंट में रहने का हक है। राइट टू लाइवलीहुड, आप अपनी जीवन लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको जो करना है वो कर सकते हो। राइट टू प्राइवेसी, जो हमने टेलीफोन टैपिंग केस की बात की, तो प्राइवेसी का हक है आपका, कोई भी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो कोई भी एक्सप्लोज नहीं कर सकता। राइट टू शेल्टर, जो आपको घर होने का अधिकार है वो आपको कोई भी निकाल नहीं सकता आप कहीं रह रहे हो तो। राइट टू हेल्थ, आपको फ्री मेडिसिन जो है वो मिल सकती है सबको। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी 21 में इंक्लूड हुआ है। राइट टू फ्री लीगल एड, तो यूजुअली जो नॉर्मल लीगल एड की बात है तो हम लोग जो हमारे कॉलेज में भी हुआ था कि उस दिन प्रोग्राम हुआ था कि लीगल एड के लिए वी कैन ज्वाइन। तो फ्री जो लीगल एड मिलती है लोगों को, जहाँ पे जो लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं एडवोकेट्स की या कोर्ट की कोई भी, तो उनको फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल हेल्प मिलती है, वो भी आर्टिकल 21 में आता है। तो मतलब सबको ये हक है फ्री लीगल एड का। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जो हमने कल पढ़ा था कि किसी को ये पनिशमेंट दी जा रही है कि वो उसको कन्फाइनमेंट में एक ऐसी अलग जगह पे कन्फाइन किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट जगह पे, सेपरेट जगह पे रखा जा रहा है जहाँ पे सनरेज भी नहीं आ रही है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं कि सज़ा होती है। इसीलिए वो सज़ा ऐसी होती है कि कंटिन्यूसली किसी को भी दी नहीं जाती है ड्यूरिंग, अगर उसका 1 ईयर से ज़्यादा का पूरा लाइफ का इम्प्रिजनमेंट है तो भी उसको मैक्सिमम
थ्रू आउट हिज इम्प्रिजनमेंट लाइफ 3 महीने से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलता है, उसमें भी 14 डेज का गैप होना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है। तो ये भी आर्टिकल 21 बताता है। राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है वो स्पीड हो, वो फास्ट हो, ये भी आपका हक है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट्स अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन है। दो अभी डिलेड एग्जीक्यूशन होगा तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ का एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपका राइट है। आपको ट्रैवल करना है अब्रॉड तो आप जा सकते हो। आपका लेबर कुछ बॉन्डेड है, आपको कोई बॉन्ड करके रख रहा है कि नहीं आपको 2 साल तो इधर काम करना ही पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट आपको राइट है। आपका कस्टोडियल हरेसमेंट नहीं हो सकता, मतलब आप अगर पुलिस की कस्टडी में हो वहाँ पे आपके साथ हरेसमेंट नहीं हो सकता। आपको एमरजेंसी मेडिकल एड, मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, तो स्टेट के बाहर नहीं जाना वो भी आपका राइट है, मतलब आपको कोई भेज नहीं सकता कि स्टेट के बाहर इन द सेंस स्टेट, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट की बात नहीं चल रही है कि एक गवर्नमेंट की जो बॉर्डर्स है उसके बाहर, कंट्री के बाहर नहीं जाना। राइट टू हैव अ फेयर ट्रायल, आपके लिए जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए, अनजस्ट नहीं हो, बायस्ड ना हो। राइट ऑफ अ प्रिजनर, जो कोई अगर प्रिजन में भी है तो भी उसको नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, जो रूटीन चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं वो उसे मिलनी चाहिए। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी एंड डिग्निटी, तो ये भी आर्टिकल 21 में है कि वुमेन का हक है कि वो डिसेंसी और डिग्निटी के साथ ट्रीट की जाए। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, पब्लिक हैंगिंग जो करते हैं, पब्लिक जो पहले करते थे, अभी तो कोई नहीं करता, तो पब्लिकली हैंगिंग किसी को किया है तो वो उसको भी अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी राइट है। फिर राइट टू हियरिंग, आपको सुना जाएगा, कोर्ट में भी आपको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दिया जाएगा, आपको सुनने के लिए आपका भी पक्ष सुना जाएगा, तो राइट टू हियरिंग में आएगा वो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके पास राइट है, आप पूछो कि इसका क्या हुआ, जो भी आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो सब जगह है ही। राइट टू रेप्यूटेशन, आपकी रेप्यूटेशन का भी आपको राइट है, कोई भी आपको डिफेम नहीं कर सकता है। राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, तो कोई भी कन्विक्शन के जजमेंट के ऊपर आप अपील के लिए जा सकते हो। इन सब में कंडीशन थोड़े बहुत अप्लाइड हैं, ऐसा नहीं है कि हर कन्विक्शन के लिए आप अपील में जा सकते हो, कुछ ऐसे केस लॉस भी होंगे जिसमें अपील पॉसिबल नहीं है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, आपकी प्रोटेक्शन, फैमिली की प्रोटेक्शन का राइट है। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, right against bar fetters, right to appropriate life insurance, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity, तो ये सब राइट्स हैं जो 21 में आते हैं, स्कोप ऑफ 21 में आते हैं, और ये ऐड होते जाते हैं और ग्रेजुअली, जैसे क्या पता 2 साल बाद राइट टू हैव इंटरनेट भी आ जाएगा कि वो इतना फंडामेंटल चीज़ हो जाएगी, तो वो जो भी सिचुएशनली सब कुछ ऐड होता जाता है। हिस्ट्री जजमेंट्स है इसमें, उस पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है कि आर्टिकल 21 कहना क्या चाहता है। फिर राइट टू एजुकेशन भी हमने देखा कि एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री है, देश में जाके पढ़ सकते हैं, और फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, ना सिर्फ फ्री है बल्कि कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट रन जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो आर्टिकल 45 डज नॉट मैंडेट दैट दिस ऑब्लिगेशन टू बी फुलफिल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशंस। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, REA जो भी आप उसको बोले, RTE जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से, RTE एक्ट 2009, उसके हिसाब से 2 आर्टिकल जो है वो बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। एक तो जनरल जो सबके लिए एप्लीकेबल है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर एक और आर्टिकल है जो बात करता है कि माइनॉरिटीज़ जो है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर एजुकेशन। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री चलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलती हैं।
दो सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों ही बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट पास्ड दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉपुलरली नोन एज RTE एक्ट 2009. Article 21A of Indian Constitution explains the necessity of free and mandatory education for children. तो free and compulsory education के बारे में बात की गई है इसमें, और इसकी क्या ज़रूरत है. With the implementation of this act on April 1, 2010, India joined the list of 135 nations that have made education a fundamental right for all children. इंडिया के ये एक्ट पास करने से पहले 134 और कंट्रीज़ थे जहाँ पर ये एक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब वहाँ पे मैंडेटरी एजुकेशन है 6 to 14 तक, वो भी फ्री. तो इंडिया वॉज द 135th नेशन टू ज्वाइन इन द लिस्ट to have the education compulsory for children of the country. It establishes basic standards for primary schools, outlaws the operation of unrecognized institutions and opposes admission fees. तो admission fees भी नहीं लेनी चाहिए, बच्चों के इंटरव्यू भी नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं चल रही है. Through routine surveys, the Right to Education Act keep an eye on every neighborhood and identifies children who should have access to education. तो जो RTE है, उनका काम ये भी है कि वो हमेशा नज़र रखते हैं आजू बाजू में, जहाँ पर भी RTE का ऑफिस है वहाँ पर वो नज़र रखते हैं कि उनके आजू बाजू में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जहाँ वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल्स में जाके चेक करते हैं, वो एरियाज़ में चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के सम किलोमीटर्स के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चे एक्चुअली में स्कूल आ रहे हैं. इन इंडिया देयर हैव long been significant educational issues at national level as well as in states. The RTE of 2009 outlines the task and obligations of central government, each state and all local government in order to fulfill any gaps in nation's educational system. तो they टेक केयर ऑफ द थिंग के बच्चे जो है वो सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं, सबको ये जो राइट है वो एक्चुअली में मिल रहा है कि नहीं. तो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रमोटिंग एजुकेशन एज अ राइट, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन एज अ राइट को प्रमोट करते हैं. 21A तो बात करता ही है कि एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स, दैट टू फ्री एंड कंपल्सरी. तो ये तो है ही 21A में. अब 15 बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ फॉरबिडन. आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये कि ये एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर किसी को एजुकेशन मिल रही है तो बाकी सबको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये कोई पर्टिकुलर कास्ट है, ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है वो एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए. वैसे ही आर्टिकल 38 भी ये बात करता है कि सोशल ऑर्डर दैट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल. अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के वेलफेयर की बात कर रही है तो उसको जो है वो आर्टिकल 38 में इंक्लूड होता है. इसका मतलब ये, अब एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करती है. जो ऐसा कोई ये एक तरह का ऑर्डर ही है जिससे लोगों की जो एजुकेशन से लोगों का वेलफेयर होता है. इसीलिए आर्टिकल 38 भी सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है एजुकेशन ऐसा राइट को. आर्टिकल 45 बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंडेवर्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स. तो आर्टिकल 45 भी यही बोलता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स. उसके बाद आर्टिकल 30 बात करता है, ये भी एजुकेशन की ही बात करता है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेज की बात चल रही है. जो भी माइनॉरिटीज़ लैंग्वेजेस हैं, तो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव अ राइट टू क्रिएट एंड रन एनी इंस्टीट्यूशन दे वांट. अगर किसी की माइनॉरिटी लैंग्वेज है, कोई अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहता है, उनकी मदर टंग में, होम लैंग्वेज में पढ़ाना चाहता है,
तो उनको हक देता है आर्टिकल 30 कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन भी बनाओ और उसको चलाओ भी। तो ये आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को ये हक मिला है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप रिलीजियस भी पढ़ाओगे और जो नॉर्मल पढ़ाई है वो भी कराओगे, और अपनी जो मदर टंग में करवाना चाहते हो उसमें कराओ, आपकी होम लैंग्वेज है, जो भी माइनॉरिटी लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 30 भी सपोर्ट करता है एजुकेशन एज अ राइट को। फिर द 86th Amendment Act of 2002 adds 3 specific provisions to a constitution to make it easier to understand that the children between 6 and 14 have a fundamental right to free and compulsory education. The amendment was made with the intention of protecting citizens' rights to education and recognizing India's educational challenges। अब ये सिंपल है, कुछ उसको वो बोलने की ज़रूरत नहीं कि 6 to 14 में फंडामेंटल राइट्स जो है ये फंडामेंटल राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, और ये जो अमेंडमेंट है इसी इंटेंशन से बना है ताकि सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट हो विथ रिगार्ड्स टू एजुकेशन, और सबकी एजुकेशनल चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करके उसको सॉल्व किया गया। तो ये वही है कि एवरी चाइल्ड के पास राइट है कि वो फुल टाइम जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है उसे मिले विथ इक्वालिटी, फंडामेंटल नॉर्म्स हो, कुछ स्टैंडर्ड हो, प्रॉपर वॉशरूम हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, कहीं कहीं फूड हो, गवर्नमेंट स्कूल में 1 मील मिले उनको रोज़। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो स्टडीज़ के साथ आती है। द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 45 वेंट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 45 एज इट वॉज रिप्लेस्ड विद द स्टेटमेंट दैट द स्टेट शैल वर्क टू एंश्योर early childhood care and free and mandatory education for all children up to the age of 6 नहीं होना चाहिए, up to the age of 14। तो अच्छा ये up to the age of 6 है, तो जो एकदम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात है 6 से पहले जो नर्सरी वगैरह के बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन की बात की है आर्टिकल 45 में। फिर उसके बाद है 51 जो न्यू क्लॉज है, it explicitly mandatory for parents or guardians to provide opportunities for their children between 6 to 14 to receive education। अब 51A पेरेंट्स के ऊपर जोर देता है, पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालता है या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ता है ये जिम्मेदारी कि आपके लिए मैंडेटरी, अब बच्चे खुद तो स्कूल जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, तो मैंडेटरी है पेरेंट्स के लिए कि वो पेरेंट्स या उनके गार्जियंस वो अपॉर्चुनिटी दे अपने बच्चों को कि वो जाके राइट टू एजुकेशन का जो क्लॉज है आर्टिकल 31 उसे यूज़ कर सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो रीजंस बिहाइंड अनेक्टमेंट ऑफ आरटीई क्या है? एक तो 1950 में आर्टिकल 45 बात करता है कि मेन स्टेट की पॉलिसीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। फिर 1968 में डॉक्टर कोठारी जो है वो फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन बनती है। 1976 में बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो एजुकेशन के हिसाब से, मतलब एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ। फिर 86 में जो कॉमन स्कूल सिस्टम हुआ कि सबके लिए सेम स्कूल हो, ये सब। 1993 में राइट टू एजुकेशन की बात आई, जहाँ पे ये राइट टू एजुकेशन आया, जिसमें 21 की बात है अगेन के 21 के हिसाब से जो 6 to 14 ईयर्स है वो मैंडेटरी है। फिर 21A वही लिखा है। उसके बाद 2005 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो फॉर्म हुई, तो राइट टू एजुकेशन बिल जो है वो सबमिट हुआ। फिर राइट टू एजुकेशन बिल जो है वो पास हुआ 2009 में, जिसका फिर नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में आया। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में लिखा है, वही है ये सब के 6 to 14 ईयर्स। फिर चिल्ड्रन जिनको स्कूल छोड़ना पड़ा या जो स्कूल नहीं आ पाए हैं, एनरोल नहीं हो पाए हैं, फिर उनको कोई स्कूल एक्सेप्ट ही नहीं करता है इन बिटवीन, तो वहाँ के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए कि किसी का भी अगर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा साल वेस्ट नहीं होना चाहिए अगर कहीं वो एडमिशन नहीं ले पाया फॉर सर्टेन रीज़न। तो लोगों को जो इकोनॉमिकली पुअर है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए भी 25% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे 25% सीट्स उनको रखनी है कंपलसरीली उन लोगों के लिए।
चाइल्ड्स एज जो है वो पता चलने के लिए एडमिशन के टाइम पे, अब चाइल्ड्स एज कहाँ पता चलेगी? बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलेगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? मैरिज रजिस्ट्रेशन जो एक्ट 1956 है, जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपालिटी से या कॉरपोरेशन से जहाँ से भी निकलवाते हैं, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा। उसके बाद पता चलेगा कि उसका एज क्या है, और एज के हिसाब से उसका जो क्लास है वो डिसाइड होगा। तो एक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो सुपरवाइज होगा वो NCPCR से होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज ऑफ 75% of parents and guardians are required to oversee all school with exception of private unaided school. Government schools में स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें पेरेंट्स जो है वो 75% ध्यान दे सकते हैं कि क्या चल रहा है, ओवरऑल चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, अनएडेड स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये कोई भी कंडीशन नहीं है। मदर टंग जो है बच्चे का, जो भी चाइल्ड का मदर टंग है, होम लैंग्वेज है, वो यूज़ होना चाहिए, वो यूज़ हो सकता है रादर एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मराठी में पढ़ाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाया जाए। एंड थ्रू एन ऑन गोइंग सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन विल बी यूज। तो जो भी अभी ऑनगोइंग सिस्टम है एवेल्यूएशन का, वो भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर मदर टंग में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। द नंबर ऑफ टीचर्स जो होंगे वो भी इसमें दिया था कि अगर 60 तक क्लास में बच्चे होंगे तो 2 टीचर्स होने चाहिए, 90 तक होंगे तो 3 होने चाहिए, 91 to 120 होंगे तो 4 टीचर्स चाहिए, 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो 5 टीचर्स और एक हेड टीचर होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 55-45 होती है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 55 रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एडेड स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और 45% स्टेट का जिम्मेदारी है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड जो भी स्टेट्स हैं, उनमें 90-10 है। सेंट्रल गवर्नमेंट 90% की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जबकि स्टेट 10% की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एवरी जो स्कूल है उसमें 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर होना चाहिए, 1 ऑफिस कम स्टोर रूम कम हेड टीचर्स रूम होना चाहिए, सेपरेट वॉशरूम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, किचन होना चाहिए, मिड डे मील जहाँ पे बच्चों को मिलती है, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज 200 वर्किंग डेज होने चाहिए 5th क्लास तक, 220 होने चाहिए 6 to 8 तक। फिर 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए 1st to 5th तक। ये इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं और वो वर्किंग डेज की बात है। तो हाँ, टोटल 200 दिनों में 800 घंटे पढ़ाना चाहिए 5th ग्रेड तक, और 6th to 8th तक 1000 आवर्स पढ़ाने चाहिए 220 दिनों में। द एक्ट मैंडेट्स, मिनिमम इतना होना चाहिए। द एक्ट मैंडेट द प्रेजेंस ऑफ लाइब्रेरीज होनी चाहिए। फिर RTE एक्ट बात करता है कि स्कूल के बाजू में क्या होना चाहिए, और स्कूल का एक्सेस जो है वो हर एरिया में, मतलब प्राइमरी स्कूल अगर कोई एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनके 1 किलोमीटर के एरिया में प्राइमरी स्कूल हो, और उसके ऊपर की एलिमेंट्री जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर्स की एरिया में हो सकती है, क्योंकि वो थोड़े बच्चे बड़े होंगे तो दे कैन गो। फिर उसके बाद डिसेबल्ड पॉपुलेशन, अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनको भी अप टू द एज ऑफ 18 एक्ट बात करती है उनके पढ़ाई की भी। एक्ट प्रोहिबिट बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़। अगर कभी भी किसी भी स्कूल में किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है, उसके साथ किसी तरह की रैगिंग हो रही है, कोई यंगस्टर्स को स्क्रीन करने के लिए मतलब उनकी इंटरव्यू ली जा रही है, जो छोटे बच्चों का इंटरव्यूज़ लिया है, या फिर कोई फिनेंस रिलेटेड डोनेशन मांग रहा है, टीचर्स प्रोवाइडिंग प्राइवेट इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग स्कूल्स विदाउट ऑथोराइजेशन, टीचर्स जो प्राइवेटली इंस्ट्रक्शन या ऑपरेटिंग स्कूल्स विदाउट कोई ऑथोराइजेशन के बिना कर रहे हैं, तो ये सब भी इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिटेड है। अब फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन ये वही है, हम लोग इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बेसिकली उतना ही है। RTE एजुकेशन के बारे में अगर कुछ आता है तो हमको यही सब जो हमने देखा वही है। खाली एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट है 21A और 31 में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है मतलब ये दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि 21A बात करता है कि हर एक बच्चे को 6 to 14 हर बच्चे को राइट है पढ़ाई का। तो एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू द फॉर्मर एज एन इंडिविजुअल, मतलब फॉर्मर मतलब पहले वाला 21A के हिसाब से हर बच्चे को राइट है एज अ इंडिविजुअल। लेकिन 31 जो है
वो कलेक्टिव राइट है। मतलब ये क्या है, 30 और 30 सबसेक्शन 1 आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन खोल के उसमें पढ़ाई करा सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो अगर कोई 31 यूज़ कर रहा है, अगर कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज में अपने माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 21A भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर ये नहीं बोल सकते कि 21A जो है वो वॉयलेट हो गया। तो ये सब केसेस हैं बेसिकली, उसमें भी वही है। ये मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग के पास ये है। एक ये है कि इट इज़ क्लियर दैट अप टिल until recently madrasas were regarded as educational institution in Maharashtra by Maharashtra government's order designating madrasas non-teaching conventional courses as non-schools। तो ये क्लियर है कि अभी तक मदरसास जो थे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंसिडर किए जा रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, बट मदरसास नॉन टीचिंग कन्वेंशनल स्कूल्स। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्कूल्स पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है तो वो नॉन स्कूल ही है। फिर उनके बच्चों को नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ेगा। सिर्फ मदरसा से पढ़ के वो 31 जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा 21A को, क्योंकि 21A बोलता है कि कन्वेंशनल जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वो भी पढ़ाई होना इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट कि जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं वो। तो मैनी अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर एक्सपीरियंसिंग अ सिमिलर predicament. Article 21A's goal of ensuring that the children receive basic education is violated by the state's recognition of such educational facilities as school। तो अब क्या हो रहा था, अगर मदरसास को नॉर्मल स्कूल कंसिडर करें, इसका मतलब ये है कि 21A वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि उनको नॉर्मल एजुकेशन तो मिल ही नहीं रही है। जो नॉर्मल एजुकेशन कन्वेंशनल स्कूल में होती है, जो जनरल स्कूल में पढ़ाई हो रही है, वो तो उनको मिल नहीं रही है। मतलब अगर 31 सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो फिर 21A वॉयलेट हो जा रहा है, क्योंकि स्टेट ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई भी माइनॉरिटीज़ के कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड स्कूल्स हैं, अगर वो सिर्फ नॉन स्कूल की तरह कन्वेंशनल नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन स्कूल है, उसको स्कूल कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कि उस बच्चे को राइट टू एजुकेशन नहीं मिला, मतलब आर्टिकल 21A जो है वो वॉयलेट हो गया। तो एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू गेट अ फंडामेंटल एजुकेशन for at least 12 years to provide the groundwork for their personality and intelligence. So numeric Islamic sect in India are operating these madrasas which offer both secular education and religious instruction। तो ऐसे बहुत सारे मदरसास भी हैं जहाँ पे दोनों पढ़ाई होती है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी होते हैं और सेक्युलर जो एजुकेशन होता है नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल, दोनों ही चीज़ें पढ़ाई जाती है। अगर दोनों चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो कोई भी आर्टिकल 21A वॉयलेट नहीं हो रहा है, तो दैट्स ओके, दे कैन रन। However, certain Islamic religious groups in India claim that madrasas are closed to students from other groups because they are only intended to produce Islamic religious experts। और इंडिया में बहुत ऐसे सारे ऐसे भी इस्लामिक मतलब रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि मदरसास अदर ग्रुप्स के लिए नहीं है, सिर्फ हमारी माइनॉरिटी के लिए है, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि प्रोड्यूस इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्ट्स, नॉट फॉर अ कन्वेंशनल स्टडीज़। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव financial assistance from state as a result of their position as minority run educational institutions। बट अगर वो नॉर्मल पढ़ाई भी करा रहे हैं, नॉर्मल सेक्युलर एजुकेशन भी करा रहे हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, कन्वेंशनल स्कूल की तरह प्रॉपर जो पढ़ाई होती है वो करा रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टेट की तरफ से माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। आर्टिकल 29(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन of India may be denied entrance to educational institution managed by the state or that receive funding from state। तो लॉ आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि इंडिया के कोई भी स्कूल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको फंडिंग स्टेट से मिल रही है तो आप खुद की फंडिंग से चला रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपको फंडिंग स्टेट दे रहा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस रिलीजन सो यू कैन नॉट कम टू आवर स्कूल। तो सच माइनॉरिटी स्कूल्स देयरफॉर आर ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन। तो मतलब ये जो माइनॉरिटी स्कूल्स है वो बोलते हैं कि इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्ट्स ही बनाएंगे, अदर ग्रुप्स आर नॉट अलाउड दो दे आर टेकिंग दी फंडिंग। तो अगर फंडिंग लेने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो मतलब वो प्रोविजन से कॉन्ट्रावेंशन है। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि सबको एडमिशन मिलनी चाहिए जो भी दे आर सीकिंग द एडमिशन, सो दैट 21 जो क्लॉज है वो भी बरकरार रहे। उसके बाद मतलब वो भी वॉयलेट ना हो, सबको जो प्रॉपर एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन Paramati Educational and Cultural Trust versus Union of India that the Right to Education Act 2009 cannot force minority educational institution to admit स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। लेकिन ये जो 2014 में केस आया पारामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का, उसमें कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चों को भी पढ़ाओ in order to uphold the state's goal of providing free and compelled education। तो सिर्फ स्टेट को ये टारगेट पूरा करना है कि वो बच्चों को फ्री और नॉर्मल जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। उस वजह से कोई भी माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके बच्चों को भी एडमिशन दो और पढ़ाओ। तो इन पारामती केस the Supreme Court upheld its earlier rulings stating that institution providing aided or unaided minority education can be subject to regulatory measures required to designate such an institution as educational institution। तो बाद में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चेंज किया, अर्लियर जो रूलिंग्स थे उसको अपहेल्ड किया कि इंस्टीट्यूशन जो है उसकी मर्जी है, वो अगर चाहे तो वो एडमिशन दे सकती है और चाहे तो नहीं। फिर उसके बाद है नीड टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो हमको पता है कि गर्ल्स का एजुकेशन जो ग्राफ था वो बहुत कम था, उस हिसाब से अभी जो न्यू स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से स्कूल्स में हेल्थ, क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ किड्स इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, उसके लिए भी बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह सब आते हैं। फिर डज आर्टिकल 21A गारंटी द राइट ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग। तो 21A ये बात करता है, इसमें भी एक केस था राजस्थान हाई कोर्ट का जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये बोला था कि हमारे जो मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाए। तो उसमें जस्टिस दिनेश मेहता ने ये रूल किया था कि डिसीजन टू कन्वर्ट श्री हरि सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाए वो स्कूल, तो ये वॉइड है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी स्कूल को आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर उन बच्चों को चाहिए, उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी मदर टंग में या होम लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो वो 21A गारंटी देता है कि आप अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हो, जो भी आपका मदर टंग है। तो ये उस डिसीजन के बारे में ही दिया गया है। फिर आर्टिकल 21A वही बात कर रहा है एंड ये सब उसके रिलेटेड केस लॉज हैं। ये स्कूल में ये हुआ, जो भी कुछ सब स्कूल्स रिलेटेड ही है। उसके बाद आर्टिकल 23, 24 मॉड्यूल 3 पे आ गए हैं हम लोग। 1 और 2 तो हम लोग ने कवर कर लिया, 3 जो है वो हम लोग